There are many benefits which an organization, a company, or an employer provides to the employees of the organization. So बहुत सारे सर्विसेज हैं, बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं. हम लोगों ने वैसे पहले ही डिस्कस कर लिया है वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन. मतलब रेंट फ्री एकोमोडेशन जब मिलता है एम्प्लॉय को तो हाउ डू वी एक्चुअली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट, तो वो वी हैव ऑलरेडी डन. सो यहाँ पे देर आर अदर परक्विजिट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एंड हाउ डू वी फाइंड आउट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इट. ठीक है. द वेरी फर्स्ट वन इज परक्विजिट वैल्यूएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट्स. सो यहाँ पे देखिए, आई हैव ऑलरेडी मैंशनड द एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर शैल बी इन दी हैंड टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय. मतलब जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर को लग रहा है वो खर्चा एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल होगा. इसका मतलब है कि जब भी आप के घर पे कोई भी हेल्प काम कर रहा है, मतलब कोई भी डोमेस्टिक सर्वेंट या मेड अगर काम कर रहे हैं और उनको जो भी सैलरी या वेजेस पेमेंट करना है वो एम्प्लॉय खुद नहीं कर रहा है, वो एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है. सो एम्प्लॉयर कोई भी सैलरी या वेजेस सर्वेंट को पेमेंट करता है, दैट एक्सपेंस बिकम्स टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय. ठीक है. द एक्चुअल कॉस्ट इन सच केस शैल बी the total amount of salary paid or payable by the employer for such services as reduced by any amount paid by the employee for such services. इसका मतलब है कि पूरी तरह से जो भी अमाउंट मेड को या सर्वेंट को दिया जा रहा है उससे कभी कभी एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय कुछ अमाउंट अपने एम्प्लॉयर को रीइम्बर्स कर देता है या फिर पेमेंट कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेड का सैलरी महीने में 3000 रुपीज़ है एंड आउट ऑफ 3000 रुपीज़ एम्प्लॉय के सैलरी से 1000 रुपीज़ कट जाता है फॉर मेकिंग फॉर दैट डोमेस्टिक सर्वेंट. 2000 रुपीज़ इज पेड, आई मीन द एंटायर अमाउंट ऑफ 3000 इज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर मीटिंग this expenditure, right, for housemaid expenditure. Out of these 3000, if 1000 is again repaid by the employee to the employer, then 2000 becomes taxable. So जो भी expense employer के हाथों में लगेगा वो expense is taxable in the hands of employee. Now let us come to the next point. When house owned by employer is provided to the employee and employer incurs expenditure on maintenance of garden in the house. मतलब जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रेसिडेंस प्रोवाइड करता है, हाउस प्रोवाइड करता है, इन दैट केस अगर घर पे कोई गार्डन है, राइट, अगर वो घर पे कोई गार्डन है तो वो गार्डनिंग का खर्चा अगर एम्प्लॉयर पेमेंट करता है तो क्या वो परक्विजिट कहलाएगा कि नहीं. आई मीन टू से, मैं वापस एक बार बताता हूँ, अगर एम्प्लॉयर कोई भी रेंट फ्री एकोमोडेशन या एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को और वो घर जो प्रोवाइड कर रहा है उसमें एक ऑलरेडी पहले से गार्डन है और वो गार्डन को मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉयर ने एक गार्डनर को रखा हुआ है और वो गार्डनर को वो सैलरी पेमेंट करता है, तो क्या सैलरी पेड टू द गार्डनर इज टैक्सेबल एज परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय और नॉट. तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. द प्रोविजन ऑफ गार्डनर कैन नॉट बी टेकन एज परक्विजिट एज द एम्प्लॉयर इन एनी केस वुड हैव टू मेंटेन द गार्डन इन रेस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट दैट बिल्डिंग वॉज ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉय और लाइंग वेकेंट. मतलब कि बिल्डिंग या घर जो है वो वेकेंट हो या ऑक्यूपाइड हो, मतलब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वो घर नहीं भी रहने देता तो भी वो गार्डन एम्प्लॉयर को मेंटेन करना पड़ता, गार्डनर को रखना ही पड़ता. सो ये ऐसा खर्चा नहीं है जो ऑब्लिगेटेड है फॉर एम्प्लॉय. आई मीन कि दिस एक्सपेंस इज नॉट जनरेटिंग बिकॉज द एम्प्लॉय इज यूजिंग दैट फैसिलिटी. ये एक्सपेंस ऑलरेडी था जो एम्प्लॉयर को पे करना ही पड़ता, इवन इफ वो घर अगर वो एम्प्लॉय को नहीं प्रोवाइड करता तो भी. सो इट इज़ नॉट टैक्सेबल एज परक्विजिट इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय. तो वापस से बताता हूँ, अगर गार्डनर प्रोवाइड किया जाए घर पे और वो गार्डनर का एक्सपेंस एम्प्लॉयर अगर पेमेंट करता है, इट इज़ नॉट टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय. ठीक है.
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी और वाटर सप्लाई। यहाँ पर भी जो भी खर्चा एम्प्लॉयर को इनकर करना पड़ेगा फॉर प्रोवाइडिंग गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, इट इज़ चार्जेबल एज परक्विजिट इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय कोई खर्चा पेमेंट करता है एम्प्लॉयर को फॉर दीज बेनिफिट्स, तो वो वैल्यू माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्री एजुकेशन। यहाँ पे हमें कंसिडर करना पड़ेगा 2 पॉइंट। ठीक है, पहला सिचुएशन है, क्या एजुकेशन फैसिलिटी जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या ये एजुकेशन फैसिलिटी या ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉय के लिए। मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कभी कभी उन्हें भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भेजा जाता है। तो अगर ये एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉय, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, उन्हीं को प्रोवाइड किया जा रहा है, देन इट इज़ नॉट टैक्सेबल। अदर कैटेगरी है, इफ़ एजुकेशन फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड टू दी फैमिली मेम्बर्स ऑफ एन एम्प्लॉय, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर इज़ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। मतलब अगर कोई भी फैमिली मेम्बर को ये एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयर के तरफ से, और वो एजुकेशन फैसिलिटी में जो भी खर्चा एम्प्लॉयर को पेमेंट करना पड़ रहा है, तो वो पूरा वैल्यू जो है टैक्सेबल परक्विजिट कहलाएगा इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी और रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी इज़ चार्जेबल टू टैक्स। अगर कोई भी ट्यूशन फ़ी पेमेंट किया जा रहा है, जो हमारे स्कूल्स में हम लोग पेमेंट करते हैं, वो ट्यूशन फ़ी अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो दैट इज़ टैक्सेबल। अच्छा, अभी हम लोग और एक सिचुएशन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि एजुकेशन फैसिलिटी अगर प्रोवाइड किया जा रहा है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और schools which are maintained or owned by the employer himself। मतलब अगर जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वो कंपनी एक स्कूल या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता है और उसी स्कूल में एम्प्लॉय के बच्चों को एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, देन हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। Let me come here with an example. We know that Birla is one of the big company in the country, right? And there are many schools which are owned by Birla organization, right? So there are employees, उनके बच्चे बिरला के ही स्कूल्स में पढ़ते हैं। बिरला के एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनके बच्चे बिरला के स्कूल्स में ही पढ़ाई करते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में हाउ डू वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट, ये एक क्वेश्चन वाला बात है, राइट? सो यहाँ पे सिचुएशन आता है, हमें देखना पड़ेगा सिमिलर इंस्टीट्यूट में, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के स्कूल्स में, सिमिलर स्कूल्स में एजुकेशन फैसिलिटी, सिमिलर एजुकेशन फैसिलिटी का कॉस्ट क्या है, राइट? सो जिस स्कूल में फ्री में एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉय के बच्चों को, उसी तरह के सिमिलर इंस्टीट्यूट इन द सेम लोकेलिटी वी हैव टू फाइंड आउट वहाँ पे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या है। वॉट एवर इज़ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूट, वो वैल्यू हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट फॉर द एम्प्लॉय। लेट मी कम अगेन, जो भी एजुकेशनल कॉस्ट है, एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करने का जो भी कॉस्ट है इन सिमिलर स्कूल्स, वो कॉस्ट जो है वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट। अगर ये एजुकेशनल फैसिलिटी जो एम्प्लॉय है उसके बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो फिर देयर इज़ एन एग्जेम्पशन, देयर इज़ एन एग्जेम्पशन ऑफ ₹1000 पर चाइल्ड। सो अगर एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय के बच्चों को एम्प्लॉयर के ही मेंटेन्ड किए हुए स्कूल में एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, इन दैट केस फुल वैल्यू ऑफ परक्विजिट विल बी, जो भी सिमिलर इंस्टीट्यूट है वो सिमिलर इंस्टीट्यूट का कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो कॉस्ट से वी विल डिडक्ट ₹1000 पर चाइल्ड। ये जो बेनिफिट है एग्जेम्पशन ऑफ ₹1000 पर मंथ, ये अवेलेबल है ओनली फॉर
एम्प्लॉयज़ किड्स, एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन के लिए अगर कोई अदर फैमिली मेम्बर्स को ये एजुकेशनल फैसिलिटी मिलता है तो फिर ये 1000 रुपीज़ पर मंथ का एग्जेम्पशन या बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉय को अवेलेबल नहीं होगा। वापस से बताता हूँ, ये जो 1000 रुपीज़ पर मंथ का एग्जेम्पशन है, ये एग्जेम्पशन का वैल्यू इज़ अवेलेबल ओनली इफ़ एम्प्लॉय का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। अगर एम्प्लॉय का कोई दूसरा रिलेटिव है, वो अगर एजुकेशनल सर्विस अवेल करता है, उसके लिए 1000 रुपीज़ पर मंथ का एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगा। लास्ट पॉइंट यहाँ देखते हैं, अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप गिवन बाय एन एम्प्लॉयर कंपनी टू चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ इज नॉट असेसेबल एज परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। बहुत सारे सिचुएशन में ऐसे होता है जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं ऑफ एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे जो मेरिटोरियस हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, उन्हें एम्प्लॉयर कंपनी काफ़ी बार स्कॉलरशिप देते हैं। सो वॉट एवर स्कॉलरशिप इज़ गिवन टू द एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन दैट इज़ नॉट टैक्सेबल एज परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई। सो एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्सेबल परक्विजिट नहीं कहलाएगा। वापस से कहता हूँ, अगर स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉय के बच्चों को by the employer organization, in that case nothing is taxable as perquisite in the hands of employee। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट कैप्सूल्स देख लेंगे विच विल क्लियर आवर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस परक्विजिट। सो फाइंड आउट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 in the following cases। Question 1, Mr. S is an employee in the accounts department of D Limited। On November 27, 2019, he attends the seminar on perquisite valuation। Seminar fees 7,500 is paid by D Limited। मैं वापस ये क्वेश्चन को एक बार अच्छा से बताता हूँ। मिस्टर एस जो हैं वो D Limited के एम्प्लॉय हैं। 27 नवंबर 2019 में उन्होंने, मिस्टर एस ने एक सेमिनार अटेंड किया ऑन परक्विजिट वैल्यूएशन, और वो सेमिनार का फीस है 7,500 रुपये विच इज़ पेड बाय डी लिमिटेड। सो हमें क्या करना है यहाँ पे, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कोई भी एम्प्लॉय को अगर कोई ट्रेनिंग या कोई एजुकेशन प्रोग्राम में भेजा जाए एम्प्लॉय के एम्पावरमेंट के लिए, उनके नॉलेज के लिए, उनके प्रैक्टिकल नॉलेज को और बढ़ाने के लिए, इन दैट केस नथिंग इज टैक्सेबल। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग और एजुकेशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर एस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टर बीज सन इज अ स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास ऑफ DAV कोलकाता। रुपीज 17,800 being tuition fee of Mr. B's son is paid or reimbursed by Z Limited, where Mr. S is employed. There is no arrangement between Z Limited and DAV कोलकाता। सी, यहाँ पे जो Z Limited है वो DAV कोलकाता से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मिस्टर एस जो है यहाँ पे, मिस्टर बी जो है यहाँ पे, वो अपने बच्चे को क्लास 8th में पढ़ा रहे हैं DAV स्कूल में, और जी लिमिटेड जो है वो 17,800 रुपीज़ जो है, जो स्कूल का एजुकेशन खर्चा है क्लास 8 का, वो मिस्टर बी को पेमेंट करते हैं, दे देते हैं। तो ये एजुकेशन फैसिलिटी हो गया, राइट। और जी लिमिटेड और DAV कोलकाता का कोई भी रिलेशन नहीं है, ना ही जी लिमिटेड DAV कोलकाता के मैनेजमेंट में आते हैं, ना ही जी लिमिटेड मेंटेन करते हैं DAV कोलकाता स्कूल को। सो क्या होगा इन दिस केस, सिंस कोई भी रिलेशन नहीं है जी लिमिटेड और DAV में, तो फिर 1,000 रुपीज़ का जो एग्जेम्पशन है, जो बेनिफिट है, वो नहीं मिलेगा। जो 17,800 है, पूरा अमाउंट इज टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 3, एक्सेल स्कूल राजस्थान इज ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय Q Limited, a manufacturing company। Books of account of school and Q Limited are maintained separately by Mr. S separately। Mr. S is an employee of Q Limited। The following family members of Mr. S are students in Excel school। ठीक है, सो ये जो एक्सेल स्कूल है राजस्थान में, ये
इसका मालिक है क्यू लिमिटेड, और क्यू लिमिटेड में ही मिस्टर एस काम करते हैं। क्यू लिमिटेड और स्कूल का अकाउंट्स जो है ये सेपरेटली मेंटेन होता है। तो चलिए, मिस्टर एस के कुछ रिलेटिव हैं जो ये स्कूल में पढ़ते हैं, तो देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको वैल्यू करेंगे। सो पी डॉटर ऑफ मिस्टर एस, ठीक है, वो स्कूल में पढ़ती हैं, और आर डिपेंडेंट ब्रदर ऑफ मिस्टर एस, वो भी स्कूल में पढ़ते हैं। चलिए, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन सिमिलर स्कूल्स में क्या है, 5,500 है फॉर पी, और आर के लिए 6,000 रुपीज़ पर मंथ है। मिस्टर एस से चार्ज किया गया 800 रुपीज़ फॉर पी, एंड आर के लिए 1,600 रुपये पर मंथ। सो देखिए, 5,500 रुपया से जो पी का है, जब हम लोग परक्विजिट निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। स्कूल इज मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, राइट, सो अमाउंट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एस इज टू बी कंप्यूटेड एज फॉलो। सो ए डॉटर ऑफ एस जो है, ये तो उसके बच्चे हैं, मिस्टर एस के बच्चा है, राइट। सो इन दैट केस हाउ डू वी फाइंड आउट, 5,500 से हम लोग माइनस करेंगे ₹1,000, ठीक है, और 800 रुपीज़ जो मिस्टर एस पेमेंट कर दे रहे हैं स्कूल्स को, या फिर एक्सेल क्या बोलते हैं, क्यू लिमिटेड को, सो वो भी माइनस हो जाएगा। तो बेनिफिट कितना मिला मिस्टर एस को, बेनिफिट कितना मिल रहा है, 5,500 रुपये सिमिलर स्कूल का फीस है, ठीक है। 5,500 रुपये में से 800 रुपया मिस्टर एस जो है वो खुद इनकर कर रहे हैं, खुद बेयर कर रहे हैं। तो 5,500 से 800 रुपये माइनस करिए, एंड वी विल ऑल्सो डिडक्ट ₹1,000 विच इज़ अवेलेबल एज एग्जेम्पशन, ठीक है। सो 5,500 से 1,000 और 800 को माइनस करने से 44,400 आता है, सो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, बी जो कि डिपेंडेंट ब्रदर हैं एस का, उसके केस में क्या होगा, 6,000 रुपीज़ पर मंथ एजुकेशनल कॉस्ट है सिमिलर इंस्टीट्यूट में, उसमें से खाली 1,600 रुपीज़ विच इज़ पेड बाय मिस्टर एस, राइट, खाली वो माइनस होगा, 1,000 रुपीज़ यहाँ पे माइनस नहीं होगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, खाली इमीडिएट चिल्ड्रन जो हैं ऑफ द एम्प्लॉय, उनके केस में ₹1,000 का एग्जाम्पशन बेनिफिट जो है वो अवेलेबल है। इन केस ऑफ डिपेंडेंट रिलेटिव और अदर फैमिली मेंबर्स, 1,000 रुपीज़ का बेनिफिट इज़ नॉट अवेलेबल। सो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6,000 माइनस 1,600, वी विल गेट 52,800। सो टोटल परक्विजिट वैल्यू फॉर एजुकेशनल फैसिलिटी इज 97,200। नाउ चलिए आगे देखते हैं। एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन met by employer, section 17 within bracket 2. Amount paid by employer in respect of any obligation which otherwise would have been payable by the employer in is taxable in all cases. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेन जो पॉइंट है याद रखने के लिए, दैट इज ऑब्लिगेशन। ड्यूटी किसका है, जो भी खर्चा एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है, अगर वो ऑब्लिगेशन, खर्चे को मीट करने का ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय का है और वो खर्चा मीट कर रहा है एम्प्लॉयर, इन दैट केस जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर मीट कर रहा है वो टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के हाथों में। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वी विल डिस्कस दीज 2 एग्जाम्पल्स, तो वो अच्छा से क्लियर हो जाएगा। सो पहला है, मिस्टर एस इज जनरल मैनेजर ऑफ ए लिमिटेड, he engages a domestic servant on monthly salary of ₹2,000. The entire salary is paid by A Limited to the domestic servant. देखिए, पहले इसके ऊपर में हम लोग अभी जो परक्विजिट देखे, वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को। यहाँ पे सिचुएशन अलग है, एम्प्लॉय अपने घर पे डोमेस्टिक सर्वेंट को एम्प्लॉय किया है, एम्प्लॉय खुद, ठीक है। अगर मैं एम्प्लॉय हूँ ए लिमिटेड का, I have employed a domestic servant in my house. So the responsibility of meeting that domestic servant's expenses, that is his or her salary, would be mine. जो एम्प्लॉय है, जिसके घर पे डोमेस्टिक सर्वेंट है, जिसने एम्प्लॉय किया है, जिसने रखा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मीट दी एम्प्लॉयज़ डोमेस्टिक सर्वेंट्स सैलरी। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन है कि जो ए लिमिटेड है वो 2,000 रुपीज़ पर मंथ का जो सैलरी है वो एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं कि नहीं, आप अपने घर पे जो भी आपने सर्वेंट रखा है उसको पेमेंट करिएगा। सो इन दिस केस दी परक्विजिट दैट इज 2,000 रुपीज़ पर मंथ है, विच इज़ 2,000 इंटू 12 करेंगे तो 24,000 आएगा, इज टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर एस अंडर सेक्शन 17 विद इन ब्रैकेट 2 in all the cases as the obligation of Mr. S to pay salary to the domestic servant is met by his employer.
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऑब्लिगेशन है, वो ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय का था, लेकिन उसे पे किया, उसे मीट किया एम्प्लॉयर ने, इसलिए टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। मिस्टर एस टेक्स अ लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम अ बैंक। द लोन इज लेटर ऑन रीपेड बाय हिज एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एस। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉय को लोन नहीं दिया है, एम्प्लॉय ने खुद बैंक को अप्रोच किया फॉर अ लोन, लेटर ऑन दैट लोन अमाउंट इज रीपेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो क्योंकि जब आप बैंक में जाके लोन लेते हैं, सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे इट ऑफ। अगर आप रीपे नहीं करते हैं और वो लोन अगर आपका एम्प्लॉयर रीपे करता है, सो दैट बिकम्स बेनिफिट और परक्विजिट taxable in the hands of employee. So since it is an obligation of Mr. S which is met by his employer, it is a perquisite taxable in the hands of Mr. S. चलिए आगे देखते हैं। Amount payable by employer to effect and assurance on the life of employee, मतलब एम्प्लॉय के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी करवाना, एम्प्लॉय के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी करवाना पूरी तरह से टैक्सेबल है, पूरी तरह से टैक्सेबल। लेकिन कुछ चीज़ याद रखने होंगे। इंश्योरेंस अगर एम्प्लॉय के नाम पे एम्प्लॉयर करके देते हैं, तो जो भी प्रीमियम एम्प्लॉयर भरते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पे, वो इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय एज परक्विजिट। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस को हम लोग देख लेंगे। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम अगर हुआ तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ESI हम लोग कहते हैं इसे, अगर उसमें कोई पेमेंट है तो नथिंग इज टैक्सेबल। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड RPF में अगर पैसा जमा करता है एम्प्लॉयर, अप टू 12% ऑफ सैलरी जो है एम्प्लॉय का वो निकालेंगे, वहाँ तक ये टैक्सेबल नहीं है। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड अप टू 1,50,000 नहीं है यहाँ तक टैक्सेबल। फिडिलिटी गारंटी स्कीम, तो ये सारे स्कीम्स में अगर पे किया जाता है किसी भी तरह का अश्योरेंस या इंश्योरेंस, इन दैट केस नथिंग इज टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अगर इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है वो इन 5 कैटेगरी में नहीं आता है, देन फुल्ली टैक्सेबल है।